हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बालक में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइंस का जो थर्ड चैप्टर है आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, इसके ऊपर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। यह लेसन मुख्य रूप से बोर्ड एग्ज़ाम में 4 अंक है। इनमें से एक 4 अंक का बड़ा क्वेश्चन आता है। अब देखिए, सबसे पहली बात यह है, जेनेटिक्स या आनुवांशिकी होती क्या है। पहला टॉपिक है आनुवांशिकी या जेनेटिक्स। आनुवांशिकी मुख्य रूप से जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। उसे हम आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। यानी जीव विज्ञान की कोई ऐसी शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की वंशागति एवं उनकी विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है। तो देखिए, जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो बेटसन पुनेट ने सन 1905 में किया था। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द जीन से हुई है। तो जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द जीन से हुई है। आनुवांशिकता के अध्ययन में ग्रेगर जॉन मेंडल की मूलभूत उपलब्धियों को आजकल आनुवांशिकी के अंतर्गत धारण कर लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, आनुवांशिकता के जो अध्ययन है उसमें ग्रेगर जॉन जो मेंडल है उनकी मूलभूत जो उपलब्धियां थी उनको आज साइंस ने स्वीकार कर लिया है। आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बेटसन पुनेट ने। अब देखिए, आनुवांशिकी का जो जनक है वो मुख्य रूप से ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अब देखिए, आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। आनुवांशिक लक्षण सजीवों में लैंगिक जनन की क्रिया के दौरान युग्मकों के द्वारा विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की जो क्रिया है वो आनुवांशिकी लक्षण कहलाते हैं। यानी माता पिता के जो लक्षण है वो मुख्य रूप से लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान यदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो उसे हम आनुवांशिकी लक्षण कहते हैं। अब देखिए, आगे बात है हेरिडिटी। बच्चों, हेरिडिटी को हम मुख्य रूप से वंशागति भी कहते हैं। आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से उनकी संतति पीढ़ी में संचरित होने की जो क्रिया है वो मुख्य रूप से वंशागति या हेरिडिटी कहलाती है। यानी आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण होना ही वंशागति या हेरिडिटी कहलाती है। हेरिडिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुख्य रूप से 1863 ईस्वी में हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। तो हेरिडिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने सन 1863 ईस्वी में। अब देखिए, प्रत्येक सजीव प्राणी का जो निर्माण है वो मुख्य रूप से कोशिकाओं के द्वारा हुआ है। यानी इस प्रकृति में जितने भी प्रकार के सजीव प्राणी पाए जाते हैं उन सभी का निर्माण मुख्य रूप से एक क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई से हुआ है जिसका निर्माण है कोशिका। कोशिकाओं में मुख्य रूप से कुछ गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। गुणसूत्रों के अंदर मुख्य रूप से माला की मोतियों के समान डीएनए की रासायनिक इकाइयां पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं? कुछ क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्रों के अंदर माला की जो मोतियों की समान डीएनए की रासायनिक इकाइयां पाई जाती है जिन्हें जीन कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया है डीएनए। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी
राइबोज न्यूक्लिक अम्ल जीन गुणसूत्रों के लक्षणों या गुणों के प्रकट होने, कार्य करने और अर्जित करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो जीन गुणसूत्रों के लक्षण या गुणसूत्रों के प्रकट होने, कार्य और अर्जित करने के लिए क्या माना गया है? जिम्मेदार माना गया है। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अभी मैंने आपको पहले बताया था, आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब देखिए, अपन ग्रेगर जॉन मेंडल का थोड़ा जीवन परिचय पढ़ते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मुख्य रूप से अध्ययन मटर पर कार्य किया, यानी अपने जो शोध है वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने पाइसम सेटाइवम यानी मटर पर किया। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में हिंजेनडार्फ, एक देखिए प्रांत है जिसका नाम है हिंजेनडार्फ। इस स्थान पर मुख्य रूप से मेंडल का जन्म हुआ। एक प्रांत है जिसका नाम है सिलसिया ग्राम। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई सन 1822 में हिंजेडार्फ नगर के सिलसिया नामक ग्राम में हुआ था। इनकी शिक्षा की यदि अपन बात करें तो इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो घर पर हुई। बचपन में इनके जो पिताजी थे वो मुख्य रूप से बागवानी का काम करते थे, इसलिए मेंडल की जो रुचि है वो मुख्य रूप से बागवानी के प्रति बढ़ गई। 1843 ईस्वी में मेंडल ऑस्ट्रिया देश के ब्रुन शहर में ईसाई पादरी की शिक्षा के लिए गए। तो 1843 ईस्वी में ऑस्ट्रिया देश के ब्रुन शहर में ईसाई पादरी की जो शिक्षा है वो ग्रहण करने के लिए वो चले गए। सन 1847 में इसी शहर के एक गिरजाघर में पादरी हो गए। 1847 ईस्वी में वो पादरी बन गए। 1851 में वियना विश्वविद्यालय में प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा गणित का अध्ययन करने लगे। तो 1851 में वियना विश्वविद्यालय में प्राकृतिक विज्ञान, गणित और भौतिक विज्ञान का वो अध्ययन करने लगे। 1854 ईस्वी में वो अपने देश लौट कर आए और स्कूल में अध्यापन कार्य करने लगे। अपने गिरजाघर के बगीचों में इन्होंने मटर की कई प्रजातियां उगाई। बच्चों, ये एक सवाल एक बार पूछा गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पादप पर किए? तो मेंडल ने अपने प्रयोग किस पादप पर किए? मटर के पादप पर। देखिए, सन 1856 से 1863 ईस्वी तक लगातार वो उद्यान मटर पर प्रयोग करने के बाद निकाले गए निष्कर्षों को उन्होंने 1866 में पादप संकरण के प्रयोग नामक शीर्षक से ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष इन्होंने अपने प्रयोगों को प्रस्तुत किया। तो प्यारे बच्चों, मेंडल ने अपने प्रयोग किसके समक्ष प्रस्तुत किया? ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में। अब देखिए, अपन बात करते हैं मेंडल की सफलता के कारण। रीजन फॉर मेंडलीज सक्सेस, मेंडल की सफलता के कारण कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन भी 2018 सप्लीमेंट्री में आया हुआ है। मेंडल की सफलता का पहला कारण है, मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, यानी एक समय में केवल एक ही लक्षण की जो वंशागति है, हेरिडिटी है, उसका अध्ययन किया। दूसरा है, मेंडल ने अपने प्रयोगों का दूसरी तथा तीसरी तथा इससे आगे की पीढ़ियों तक अध्ययन किया। दूसरा जो इनका सफलता का कारण है कि मेंडल है वो रुके नहीं, इन्होंने मटर की प्रजातियों का दूसरी को बोलते हैं F2 और तीसरी को बोलते हैं F3। तो F2 और F3 तक तथा इससे आगे की पीढ़ियों तक मेंडल ने मुख्य रूप से अपने प्रयोग किए। अगला है तीसरा, मेंडल द्वारा किए गए मटर के पादप में संकरण प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानीपूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया। यानी मेंडल के द्वारा जो मटर के पादप पर प्रयोग किए गए थे उन सभी आंकड़ों का उन्होंने सावधानीपूर्वक डेटा को एकत्रित किया। चौथा है, अपन लिख सकते हैं, मेंडल केवल ऐसे पौधों का चुनाव किया, यानी मेंडल ने ऐसे पादपों का चुनाव किया जो आनुवंशिक रूप में शुद्ध थे। तो मेंडल ने मुख्य रूप से उस पादप का चयन किया जो मुख्य रूप से शुद्ध था। इनकी पुष्टि उन्होंने अगली पीढ़ियों के पौधों में
स्वपरागण परीक्षणों के द्वारा की गई। तो देखिए यहाँ पर एक नाम आया है स्वपरागण। बच्चों सबसे पहले अपन बात करते हैं परागण। पोलिनेशन क्या है? पोलिनेशन किसी भी माध्यम के द्वारा परागकणों का परागकों से पुष्प की वर्तिका पर स्थानांतरण होने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। यानी माध्यम जल भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है, कीट भी हो सकते हैं। इनके द्वारा यदि परागकणों का स्थानांतरण एक पुष्प से किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? परागण। अब देखिए परागण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। अब देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का चयन क्यों किया? ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए केवल मटर के पौधे को ही चुना? पहला है, मटर एक वर्षीय पौधा है, इसको आसानी से बगीचों में उगाया जा सकता है। मटर का जो पौधा होता है ये मुख्य रूप से एक वर्षीय पौधा यानी एक साल में उगाया जाता है और इनको आसानी से बगीचों में उगाया जा सकता है। इनकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन है वो कम समय में किया जा सकता है। तो मटर का पादप एक वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में इनकी अत्यधिक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा कारण है, मटर की अनेक प्रजातियां पाई जाती है जिसमें विभिन्न लक्षणों के वैकल्पिक रूप देखने को मिलते हैं। तो मटर की मुख्य रूप से अनेक प्रजातियां पाई जाती है जिसमें विभिन्न लक्षणों के जो वैकल्पिक रूप है वो देखने को मिलते हैं। मटर का पुष्प द्विलिंगी होने के कारण, द्विलिंगी का मतलब होता है नरजन्नांग और मादा जन्नांग यदि एक ही पुष्प में पाए जाते हैं तो उसे बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प। और एक लिंगी पुष्प का मतलब होता है या तो उसमें नरजन्नांग उपस्थित होगा या फिर मादा जन्नांग। तो मटर का पुष्प द्विलिंगी होने के कारण स्वपरागण की क्रिया संभव थी जिससे समयुग्मजी पादप सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है समयुग्मजी पादप। यदि किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन समान होते हैं तो उसे हम समयुग्मजी कहते हैं। जैसे ये टीटी ये समान है, ये भी समान है, यदि दोनों ये समान होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्वपरागण समयुग्मजी कहते हैं। अगला विपुसन यानी इमेजकुलेशन विधि द्वारा कृत्रिम परागण आसानी से करवाया जा सकता है। तो इनमें कृत्रिम रूप से जो परागण की क्रिया होती है वो सरलता से करवाई जा सकती है। आगे मटर के पौधे में अलग अलग लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं, यानी इसमें कभी भी समान नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार के जोड़े वो पाए जाते हैं। अब देखिए एक निषेचन के कारण मटर के पौधे समयुग्मजी होते हैं। निषेचन की क्रिया के कारण मटर के जो प्लांट होते हैं वो होमोजीनस होते हैं यानी समयुग्मजी होते हैं। अतः पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधे शुद्ध लक्षण वाले होते हैं। अगला है मटर के पौधे एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न कर सकते हैं जिससे इनके निष्कर्ष आसानी से निकाले जा सकते हैं। मटर के जो पौधे होते हैं एक पीढ़ी में अनेक बीज पैदा करते हैं जिसके कारण उनके निष्कर्ष वो निकालने में आसानी मिलती है। अब देखिए बात करते हैं मेंडल के नियमों की पुनर्खोज किसने की थी। अब देखिए ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के नियमों की दोबारा खोज की। पहले वैज्ञानिक थे हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, दूसरा है जर्मनी के कार्ल कोरेंस, तीसरा है ऑस्ट्रिया के एरिन वॉन शेरमक। तीन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के नियमों की दोबारा खोज की, जिनमें पहला वैज्ञानिक था हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, दूसरा है जर्मनी के कार्ल कोरेंस, तीसरा है ऑस्ट्रिया के एरिन वॉन शेरमक। यह तीन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडलवाद की सन 1900 में पुनर्खोज की। अब देखिए मेंडल के प्रयोग के लिए मटर के पौधे के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को चुना था। वो कौन कौन से हैं? यानी मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मुख्य रूप से 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखा। यहाँ पर एक सारणी बनाई गई है बच्चों, आप इनको कॉपी में बनाएंगे और याद करेंगे।
देखिए पहला है क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में पादप के लक्षण, तीसरा कॉलम बनाया प्रभावी और तीसरा है अप्रभावी। प्रभावी का मतलब होता है यदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब जाते हैं और अपना प्रभाव प्रकट करते हैं पहली पीढ़ी में तो उसे बोलते हैं प्रभावी। यानी ऐसे प्लांट जो अपना प्रभाव प्रथम पीढ़ी में दिखाते हैं उन्हें प्रभावी, और जो छुपे रहते हैं उन्हें हम अप्रभावी कहते हैं। देखिए पहला लक्षण लिया पादप की ऊंचाई, यानी मटर की ऊंचाई है उसको लंबा, जो लंबा गुण होता है वो होता है प्रभावी, और जो बोना है यानी छोटा होता है इसको हम स्मॉल यानी बोना कहते हैं। दूसरा पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति कक्षीय भी हो सकती है और अग्रस्त भी हो सकती है। अब देखिए परिपक्व फली की आकृति, यानी जब मटर का पादप पक जाता है उसकी फली की आकृति जो प्रभावी लक्षण है उसमें फूल जाती है और अप्रभावी में सिकुड़ जाती है। चौथा है अपरिपक्व फलों का रंग, जब पके हुए नहीं रहते हैं फल तो उनका रंग प्रभावी में हरा होता है और अप्रभावी में पीला होता है। बीज की जो आकृति है वो गोलाकार होती है प्रभावी, और अप्रभावी होती है झुर्रीदार। पुष्प का जो रंग है वो बैंगनी होता है प्रभावी और सफ़ेद होता है अप्रभावी। सातवां और अंतिम जो लक्षण है वह है बीज का रंग पीला और हरा। अब देखिए आगे हम आनुवंशिक की शब्दावली पढ़ेंगे, जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। टर्मिनोलॉजी में से मुख्य रूप से एक क्वेश्चन पूछते हैं हर बार। देखिए ये टॉपिक बच्चों एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है। अपन पढ़ेंगे आनुवंशिक की शब्दावली। देखिए मेंडल के द्वारा प्रस्तुत किए गए वंशागति के नियमों को समझाने के लिए कई तकनीकी शब्दों को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए इसमें हम 20 परिभाषाएं पढ़ेंगे, जिसमें पहली परिभाषा है जीन। देखिए गुणसूत्र पर स्थित डीएनए अणु का वह खंड जो आनुवंशिक लक्षणों का वहन करता है उसे जीन कहते हैं। यानी जीन क्या करता है, जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। इसको आप दूसरे प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं। ये परिभाषा आपके लिए इजी रहेगी। दूसरी परिभाषा आप ये भी लिख सकते हैं, गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए अणु का वह खंड जो आनुवंशिक लक्षणों का वहन करता है या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है उसे हम जीन बोलते हैं। देखिए जीन शब्द मुख्य रूप से किसने दिया था, जोहानसन ने मुख्य रूप से जीन शब्द दिया था। और जीन को ही कारक शब्द किसने दिया, मेंडल ने। कारक शब्द किसने दिया, मेंडल ने। अब देखिए दूसरी परिभाषा है एलोमोर्फो और एलील, यानी युग्म विकल्पी किसे कहते हैं। देखिए युग्म विकल्पी को अपन परिभाषित करते हैं, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपरीयसी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब ये है, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले किसी जीन के दो विपरीयसी स्वरूपों को हम क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी। एक तो होता है बड़ा टी और एक होता है छोटा टी। अगला है समयुग्मजी। समयुग्मजी यानी हेटेरोजियस। देखिए जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन समान होते हैं तो उसे हम समयुग्मजी कहते हैं। परिभाषा विद्यार्थियों जो नोट्स से मैं समझा रहा हूँ ये भी लिख सकते हैं और मेरी वाली भी आप लिख सकते हैं। तो समयुग्मजी का मतलब होता है जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन समान होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, समयुग्मजी। देखो यहाँ पर ये दोनों समान है, इसको आप बड़ा टी और ऐसे भी ले सकते हैं। यदि ये समान होंगे तो उसको आप क्या बोलोगे, समयुग्मजी। अगली है विषम युग्मजी। इस परिभाषा में थोड़ा सा डिफरेंट है। विषम युग्मजी, देखिए विषम युग्मजी क्या होती है, यदि किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन अलग अलग हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, विषम युग्मजी। देखो एक तो ये बड़ा टी है, एक ही है छोटा टी, तो ये अलग अलग है। तो जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, विषम युग्मजी। या फिर यदि किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो तो उसे आप क्या कहोगे, विषम युग्मजी।
देखिए अगला है लक्षण प्ररूप, फिनोटाइप बोलते हैं इसको। लक्षण प्ररूप को और किस नाम से जानते हैं? फिनोटाइप। देखिए लक्षण प्ररूप क्या है? किसी सजीव की बाह्य प्रतीत होने वाले लक्षणों को हम लक्षण प्ररूप कहते हैं, यानी जो लक्षण जीव के शरीर के बाहर दिखाई देते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? लक्षण प्ररूप। जैसे लंबे पौधे समयुग्मजी, बड़े टी, और विषमयुग्मजी के लिए होता है बड़ा टी और छोटा टी। यानी किसी सजीव के बाहरी रूप से, यानी जो लक्षण बाहर रूप से हम उनका आंकलन कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लक्षण प्ररूप। अगली परिभाषा है जीन प्ररूप। देखिए जीन प्ररूप क्या है? इसको जीनोटाइप कहा जाता है। किसी सजीव की आनुवंशिकीय रचना को जीन प्ररूप कहते हैं, यानी ऐसे लक्षण जो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, उनकी आनुवंशिकीय रूप से संगठनात्मक इकाइयाँ होती है, वो क्या कहलाती हैं? जीन प्ररूप। तो किसी सजीव की आनुवंशिकीय रचना को हम क्या बोलते हैं? जीन प्ररूप। शुद्ध या समयुग्मजी लंबा, यानी यदि समयुग्मजी लंबा होगा तो इसके लिए हम बड़े टी मानेंगे। यदि अशुद्ध या विषमयुग्मजी होंगे तो उसे हम बोलेंगे बड़ा टी और एक छोटा टी। देखिए अगली परिभाषा है बच्चों प्रभावी लक्षण। देखिए डोमिनेंट कैरेक्टर, ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में अपने आप को प्रकट कर पाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रभावी लक्षण। इसको आप दूसरे रूप से भी परिभाषित करते हैं। ऐसे लक्षण जो पहली पीढ़ी में दिखाई देते हैं उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। देखिए बड़ा टी और छोटा टी है, ये मुख्य रूप से दिखाई देते हैं लेकिन ये दिखाई नहीं देते हैं। यानी ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण, और ऐसे लक्षण जो पहली पीढ़ी में दिखाई नहीं देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अप्रभावी लक्षण। देखिए आगे हैं एक संकर संकरण। देखिए एक संकर संकरण क्या है? एक संकर संकरण को मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। तो एक लक्षण की वंशागति के लिए किया गया क्रॉस क्या कहलाता है? एक संकर संकरण क्रॉस। दूसरा है दो लक्षणों की वंशागति के लिए किया गया क्रॉस क्या कहलाता है? द्विसंकर संकरण। थोड़ा थोड़ा अंतर है प्यारे विद्यार्थियों, आप इनको अच्छी तरह से नोट करेंगे। अगला है त्रिसंकर संकरण। त्रि का मतलब होता है तीन। तीन लक्षणों की वंशागति के लिए किया गया क्रॉस त्रिसंकर संकरण कहलाता है। अगला है बहुसंकरण, पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। देखिए एक से अधिक लक्षणों की वंशागति के लिए किया गया क्रॉस क्या कहलाता है? बहुसंकरण। आप ये परिभाषा भी लिख सकते हैं कि वह संकरण जिसमें कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? बहुसंकरण। अगली और इम्पोर्टेंट परिभाषा है जिसका नाम है परीक्षण संकरण। प्यारे बच्चों परीक्षण संकरण को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट है। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे आगे से आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। परीक्षण संकरण 2 बार पूछा जा सकता है। देखिए परीक्षण संकरण यानी टेस्ट क्रॉस क्या है? वह संकरण जिसमें प्रथम पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? परीक्षण संकरण। यानी वह संकरण जिसमें पहली पीढ़ी का जो संकरण है वो अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ में यदि कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? परीक्षण संकरण। अप्रभावी का मतलब होता है जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं। दूसरा संकर पूर्वज या पश्च संकरण, इसे बोलते हैं बेक्रॉस। ऐसा संकरण जिसमें प्रथम पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक जनक के साथ में करवाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? संकर पूर्वज या पश्च संकरण। ये भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है, आप इन्हें याद करेंगे। ऐसा संकरण जिसमें पहली पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक जनक के साथ में करवाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? संकर पूर्वज या पश्च संकरण। अगला है व्युत्क्रम संकरण। यह क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ऐसा संकरण जिसमें कोई ए पादप है उसमें नर को हम मानते हैं
स्मॉल टी। बच्चे आप ध्यान देंगे, कोई भी संकरण जिसमें ए प्लांट है उसमें नर को हम बड़े टी मानते हैं, और बी पादप है उसमें जो छोटा टी है उसको हम मानते हैं मादा। अब देखिए दूसरे संकरण में हम क्या करते हैं, जो ए पादप है इसमें आपने बड़ा टी माना था और नर लिखा था, यहाँ पर आप लिखेंगे मादा, और बड़े टी की जगह क्या आ जाएगा, छोटा टी। और दूसरा आपने जो मादा माना था यहाँ पर आप क्या मानेंगे, नर, और नर को आप बड़े टी मानेंगे, छोटे टी की जगह क्या मानेंगे, बड़े टी। इनके रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम संकरण। इम्पोर्टेंट है, आप लगा लेंगे। व्युत्क्रम संकरण क्या है, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है बच्चों, उल्टा। ऐसा संकरण जिसमें कोई ए पादप है जिसको आपने नर नाम दिया उसको आप बड़े टी के द्वारा दर्शाते हैं, और एक बी पादप है जिसको आपने मादा नाम दिया उसको आप छोटे टी में दर्शाएंगे। अब देखो फिर दूसरे संकरण में क्या करेंगे, जो आपने नर माना था उसमें बड़े टी माना, अब यहाँ पर आप मादा मानेंगे, बड़े टी की जगह क्या लिखेंगे, छोटे टी, और छोटे टी की जगह आपने मादा माना था यहाँ पर क्या मानेंगे, नर, और छोटे टी की जगह क्या मानेंगे, बड़ा टी। इनके रूप में यदि अभिव्यक्त किया जाता है तो ऐसे संकरण को हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम संकरण। देखिए 16वीं परिभाषा है जनक पीढ़ी, पेरेंटल जनरेशन। देखिए संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, जनक पीढ़ी। तो संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जनक पीढ़ी। अब देखिए अगला है प्रथम पीढ़ी। देखिए प्रथम पीढ़ी क्या है, जनकों के संकरण से प्राप्त होने वाली पहली पीढ़ी को क्या बोलते हैं, F1 पीढ़ी। ये रहा जनकों के संकरण से प्राप्त होने वाला जो पहली पीढ़ी है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम पीढ़ी, और जनकों के संकरण से प्राप्त होने वाली संतति को हम क्या बोलते हैं, द्वितीय पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी के संकरण से जो होने वाली संतति है उसको आप क्या बोलोगे, F2 पीढ़ी। एक बार और परिभाषित कर रहा हूँ, F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त होने वाली संतति को F2 पीढ़ी कहा जाता है। अब देखिए आगे, एक संकर अनुपात। एक लक्षण की वंशागति के लिए, या फिर अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक संकर संकरण से प्राप्त होने वाली संतति को एक संकर संकर अनुपात कहते हैं, और द्विसंकर संकर से प्राप्त होने वाली संतति को हम क्या बोलते हैं, द्विसंकर संकर अनुपात। तो एक बार दोबारा सुनेंगे आप, एक संकर अनुपात क्या होता है, एक संकर संकरण से प्राप्त होने वाली संतति को या अनुपात को एक संकर अनुपात कहते हैं, और द्विसंकर संकरण से प्राप्त होने वाली संतति के अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्यारे विद्यार्थियों मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोट्स बनाइए। अब मैं आपको नोट्स के बारे में बता देता हूँ। इस पार्ट में जितने भी टॉपिक है उनको मैंने प्रश्न बनाकर आपको समझाने का प्रयास किया है।